गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम अप्रैल सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज एक साथ कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो या तो आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके भी आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप यानी कि ISTEM पोर्टल इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहे हैं कि भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग सुविधाओं के मानचित्र, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे ISTEM, ये पोर्टल किसकी पहल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, पहली बार जो एकेडमिक यूज़र्स हैं, देखिए मैटलैब सॉफ्टवेयर होता है, ज़्यादातर ये जो इलेक्ट्रिक का काम होता है, जैसे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का काम होता है तो उसमें यूज़ होता है। तो ये मैटलैब सॉफ्टवेयर जो है, आप जो भी एकेडमिक यूज़र्स हैं जो यूज़ करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? इस पोर्टल से। पोर्टल का नाम है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप, ISTEM। आपको जानना चाहिए जो ये ISTEM है, ये इनिशिएटिव है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो ऑफिस है ये किसके तहत कार्य करता है? प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, इसके तहत। विच IIT हैज़ लॉन्च्ड द सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर। तो सुधा गोपालकृष्ण ब्रेन सेंटर किस IIT ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इसने सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर को लॉन्च किया है, जिसके तहत ह्यूमन ब्रेन एंड इमेजिंग, इससे संबंधित जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। साथ ही IIT मद्रास से संबंधित आपको एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानना चाहिए कि IIT मद्रास ने जो अमेरिकन मल्टीनेशनल फर्म है जनरल इलेक्ट्रिक, इसके साथ भी जो है साझेदारी की है, जिसके तहत ये गैस टरबाइन कंबस्टर टेस्टिंग फैसिलिटी इसको इस्टेब्लिश करेंगे। और हाल ही में हमने जाना था कि IIT मद्रास ने एक्वा मैप वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर को लॉन्च किया है। ये वाला भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, जो इस तरह के कीवर्ड होते हैं ना, एक्वा मैप है ना, इस तरह के आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि किस IIT द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ टेम्पल 360? तो टेम्पल 360 क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। गेम है, स्कीम है, वेबसाइट है या फिर लोकेशन है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, वेबसाइट। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स हैं मीनाक्षी लेखी, इनके द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है टेम्पल 360। तो यदि आप इस टेम्पल पर जाएंगे तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के अलावा कई सारे मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप अपनी चॉइस के और किसी भी टाइम इन टेम्पल्स को विजिट कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन इनके दर्शन कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डैश लॉन्च द ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। तो यहाँ पर आपसे जो मंत्री हैं उनका नाम पूछा जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, इनका नाम बताना है, ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। तो सही आंसर ऑप्शन बी है, अनुराग ठाकुर। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये जो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल है ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक शुरू किया गया इनिशिएटिव है। तो अगर आपसे ये पूछ सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा। तो देखिए, जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना, इन्हें कई तरह के लाइसेंस, परमिशन, रजिस्ट्रेशन और भी कई तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसके लिए इन्हें एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है और फिर काफ़ी टाइम भी लगता है। तो अब ये जो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल है
अब इसके थ्रू ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही इनको जो भी परमिशन हो वो मिल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास चिथिराई फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच टेम्पल। तो देखिए चिथिराई महोत्सव किस मंदिर से संबंधित है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीनाक्षी टेम्पल। जानेंगे इसके बारे में, महत्वपूर्ण है। देखिए चिथिराई फेस्टिवल या फिर आप इसको कहेंगे चिथिराई थिरुविजा या मीनाक्षी कल्याणम और मीनाक्षी थिरुकल्याणम। तो ये मदुरई जो आपकी सिटी है यहाँ पर होता है ये फेस्टिवल, और मदुरई में आप सभी जानते हैं मीनाक्षी टेम्पल है। तो अप्रैल के महीने में, हर साल अप्रैल के महीने में ये फेस्टिवल मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो चिथिराई फेस्टिवल है ये गॉडेस मीनाक्षी जो कि पार्वती का रूप है, माता पार्वती का रूप है, और लॉर्ड सुंदरेश्वर जो कि लॉर्ड शिवा इनका एक रूप है, तो इनको ये समर्पित है। व्हाट इज UVIT J2022? तो ये क्या है UVIT J2022 क्या है? मिसाइल है, गैलेक्सी है, पेट्रोल वेसल है या फिर हाई स्पीड ट्रेन है? सही आंसर ऑप्शन बी है, गैलेक्सी। जानेंगे इसके बारे में। देखिए जो ये साइंस से संबंधित, साइंस स्पेस से संबंधित करंट अफेयर्स होता है ना, कभी कभी हम इनको इग्नोर कर देते हैं, पर ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको भी हम साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु में है, तो यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स ने, जो भारतीय रिसर्चर्स हैं, इन्होंने कुछ फॉरेन रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक गैलेक्सी डिस्कवर की है। तो एक तो नॉन गैलेक्सी है ये NGC 6902 है। तो इसी के बारे में कुछ पता कर रहे होंगे, कुछ एनालाइज कर रहे होंगे, तो इसी को एनालाइज करते करते इन्हें एक और गैलेक्सी जो है पता चली। और ये जो गैलेक्सी है जो इन्होंने नई पता की है कि 136 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमसे, और इसकी जो अपीयरेंस है ये घोस्टली है, यानी घोस्ट लाइक इसकी अपीयरेंस है। और इसका नाम इन्होंने है बताया है UVIT J2022। तो आई होप आप समझ गए होंगे UVIT J2022 क्या है, ये एक गैलेक्सी है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड चमेली देवी जैन अवार्ड 2021? सही आंसर ऑप्शन बी है, आरिफा जोहरी। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है आरिफा जोहरी को। तो मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट हैं आरिफा जोहरी, जोहरी बोलेंगे को ना, जोहरी। तो इन्हें चमेली देवी जैन अवार्ड दिया गया है, किस लिए? फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021। आपको बता दें ये scroll.in के लिए कार्य करती है मुंबई में। तो 1982 से ये पुरस्कार दिया जाता है, और किनको दिया जाता है? जो विमेन मीडिया पर्सन होती हैं जिन्होंने सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, इक्विटी, जेंडर जस्टिस, हेल्थ, वॉर एंड कन्फ्लिक्ट एंड कंज्यूमर वैल्यूज़ इससे संबंधित किसी विषय पर रिपोर्टिंग की हो। विच बैंक विल क्रिएट अ डिजिटल बैंक विद इन बैंक? कौन सा बैंक डिजिटल बैंक विद इन बैंक बनाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल बैंक विद इन बैंक इसको क्रिएट करेगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि बैंक के अंदर जो भी आपका कार्य, जो भी कामकाज होता है उसको डिजिटाइज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइज करने की उसको कोशिश करेगा। तो इसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है प्रॉमिस भी किया है, या फिर एक तरह का संकल्प टाइप लिया है कि 1000 करोड़ रुपए हमने अलग से ईयर मार्क कर दी हैं इस चीज़ के लिए। और इसी के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन नेक्स्ट नाम की एक सुपर ऐप भी जो है लॉन्च करने जा रहा है। और ये सभी जितने भी इसके प्रोजेक्ट है, यूनियन संभव इस तरह का एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, इसके तहत ये सभी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। बाकी आप सभी जानते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO and MD राजकिरण राय जी हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। साथ ही हाल ही में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण यूनियन बैंक से संबंधित एक करंट अफेयर पढ़ा जो आपके बैंक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपने जो 21% स्टेक हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा को बेच दिए हैं। ये हमने MCQ फॉर्मेट में भी कवर किया है। विच बैंक हैज़ जॉइंड हैंड्स विद द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर फिनटेक इंगेजमेंट? फिनटेक इंगेजमेंट के लिए किस बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने फिनटेक इंगेजमेंट के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ हाथ मिला है। बाकी आप जानते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CEO AS राजीव है, हेडक्वार्टर्स पुणे है, टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। और साथ ही आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र से संबंधित हमने एक और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट पढ़ा था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 81 बॉन्ड्स के थ्रू 290 करोड़ रुपए जुटाए हैं। Exports of agriculture products for the year 2021-22 have crossed $billion। तो वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों का निर्यात कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 50 बिलियन $। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जो भी इस तरह के आंकड़े निकल के आ रहे हैं फिजिकल ईयर 21-22 के लिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाले हैं। देखिए जो भारत का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है, जो कृषि उत्पाद है उनका जो हम निर्यात करते हैं, तो उसने जो है रिकॉर्ड 50 बिलियन $, की जो वैल्यू है उसको क्रॉस कर दिया। यानी कि हमने इतनी रकम का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है निर्यात किए हैं और ये अब तक का हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा हमने आज तक कभी नहीं किया है। और अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो 2021-22 में जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट रहा ये 50.21 बिलियन $, का रहा है। पिछले साल की तुलना में 19.92% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। साथ ही आपको जानना है सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में वो राइस है, वीट है, शुगर है, ये आपको जानने चाहिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लार्सन एंड टोब्रो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अनाउंस्ड अ जॉइंट वेंचर फॉर इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लार्सन एंड टोब्रो और निम्नलिखित में से किसने भारत के हरित हाइड्रोजन व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, रिन्यू पावर। तो देखिए जो तीनों है IOC, L&T और रिन्यू पावर, ये तीनों ही एक जॉइंट वेंचर कंपनी जो है बनाएंगे, एक उपक्रम बनाएंगे। और ये किसके लिए होगा? ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को भारत में डेवलप करने के लिए। साथ ही महत्वपूर्ण लाइन आपको ये भी जाननी चाहिए कि भारत 2030 तक 5 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहा है। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लेड अ फाउंडेशन स्टोन फॉर अ लोटस फुटवियर पार्क। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोटस फुटवियर पार्क की नींव रखी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर आप सभी जानते हैं M.K. स्टैलिन है। तो इन्होंने लोटस फुटवियर पार्क की आधारशिला रखी है। कहाँ पर? विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में। और 6000 लोगों को जॉब इससे प्रोवाइड कराई जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। और हाल ही में हमने तमिलनाडु संबंधित जो करंट अफेयर देखा वो ये था कि राहुल गांधी ने जो यहाँ के CM है ये M.K. स्टैलिन, इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है उंगलिल उरुवन, तो इसको भी जो है रिलीज़ किया। साथ ही हमने देखा कि तमिलनाडु का जो विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है एक हैंडमेड, इसका नाम है नरसिंगपेटी नागास्वरम, इसको GI टैग मिला है। साथ ही हमने देखा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने नान मोधलवम स्कीम ये लॉन्च की है स्टूडेंट्स के लिए। एलन मस्क हैज़ एक्वायर्ड हाउ मच % स्टेक इन ट्विटर। एलन मस्क ने ट्विटर में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की? सही आंसर ऑप्शन सी है, 9.2%। तो देखिए टेस्ला एंड स्पेसएक्स फाउंडर हैं एलन मस्क, इनके नाम से तो आप सभी परिचित हैं। तो इन्होंने 9.2% स्टेक ले ली है ट्विटर में और इसी के साथ ये ट्विटर के लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए हैं। हु इज इंडियाज रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर वुमेन अकॉर्डिंग टू हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति महिला कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, फाल्गुनी नायर। देखिए हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022, इस तरह की एक रिपोर्ट जारी की गई है हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इसमें इन्होंने बताया, यदि हम भारत की बात करें तो नायका की जो फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फाल्गुनी नायर, ये इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर वुमेन है और इनकी जो नेटवर्थ है ये 7.6 बिलियन $। है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में 10th नंबर पर है यदि हम रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर वुमेन की बात करें। और भारतीयों को अगर हम देखें तो बायोकॉन की जो एग्जीक्यूटिव या चीफ हैं किरण मजूमदार, ये 26th पोजीशन पर हैं और जो होगी राधा वेम्बू, ये 25th पोजीशन पर हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए पूरे विश्व में 124 सेल्फ मेड वीमेन बिलियनियर्स हैं।
अगर हम इसमें टॉप की बात करें पूरे वर्ल्ड में, पहली पोजीशन पर कौन है, तो ये बीजिंग बेस्ड प्रॉपर्टी डेवलपर वू याजून, ये पहले पोजीशन पर है। इनकी नेटवर्थ है 17 बिलियन US डॉलर की। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि जितनी भी वुमेन बिलियनर्स हैं उनमें से 2/3 जो है चाइना से आती हैं, 78 हैं ओवरऑल। और टॉप 10 में भी जो 7 हैं, टॉप 10 में 7 जो सेल्फ मेड बिलियनर हैं ये चाइना से ही हैं। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स हैं 25, फिर है यूनाइटेड किंगडम से 5। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ पेक्ड इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ग्रोथ एट व्हाट % फॉर द करंट फिस्कल ईयर। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितने प्रतिशत पर आंकी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 7.5%। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि जो हमारा करंट फिस्कल ईयर है इसके लिए जो हमारी GDP है ये 7.5% से ग्रो करेगी। और RBI ने जो फोरकास्ट बताई है उससे ये कम है। RBI ने 7.8% कहा हुआ है और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी 7.8% कहा हुआ है और फिच रेटिंग्स ने 8.5% कहा हुआ है। The United Nations suspended Russia from the UN Human Rights Council, which was the last country to be suspended from UNHRC in 2011. पूछ रहे कि संयुक्त राष्ट्र ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है। 2011 में UNHRC से निलंबित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है लीबिया। जानते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए कि रशियन ट्रुप्स ने यूक्रेन में जो लोगों का नरसंहार किया है उसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने रशिया को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से सस्पेंड कर दिया है। आपको जानना चाहिए जनवरी 2021 में 15 कंट्रीज़ को जो है 3 साल के लिए जनरल असेंबली में मतलब नियुक्त किया गया था, इलेक्ट किया गया था, उनमें रशिया भी एक था। तो अब रशिया को यहाँ से जो है सस्पेंड कर दिया गया है। आपको जानना चाहिए जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है इसमें 47 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। देखिए साल 2011 में लीबिया जो देश है उसको भी यहाँ से सस्पेंड किया गया था और उसके बाद अब रशिया को सस्पेंड किया गया है। तो लीबिया को क्यों किया गया था? लीबिया में भी जो है लोग काफ़ी जो है वहाँ के शासन से काफ़ी परेशान थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जो मुअम्मर गद्दाफ़ी हैं तो उनके सपोर्टिंग जो फोर्सेस थे उन्होंने वहाँ पर काफ़ी नरसंहार किया था। The World Bank and Asian Infrastructure Investment Bank AIIB will provide a loan of how much crore rupees for the Gujarat government's Mission School of Excellence project। पूछ रहे हैं कि विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 7500 करोड़ रुपीस। तो एक तो आपको ये जानना चाहिए मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट ये गुजरात गवर्नमेंट से संबंधित है और इसका मकसद ये है कि राज्य में जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये 7500 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा। इस तरह से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किस राज्य के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए 7500 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा? तो उस कंडीशन में आंसर होगा गुजरात। बाकी आपको जानना चाहिए, हाल ही में हमने भी पढ़ा था कि वेस्ट बंगाल में जो सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं उसको सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक और इंडिया ने 125 मिलियन US$ का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। बाकी आप जानते हैं गुजराती गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, कैपिटल गांधीनगर है और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। Who won the prestigious O. Henry Prize for 2022? 2022 के लिए प्रतिष्ठित O. Henry पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है अमर मित्र। तो देखिए बंगाली ऑथर है अमर मित्र, तो इनको 2022 का O. Henry प्राइज दिया गया है शॉर्ट फिक्शन के लिए। ये अवार्ड जो है ना ये प्राइज शॉर्ट फिक्शन के लिए दिया जाता है, यानी जो लघु कथाएं होती है, लघु गाथाएं या फिर लघु कहानियाँ आप कह सकते हैं, उसके लिए दिया जाता है। तो टोटल 20 ऑथर्स को दिया गया है 2022 के लिए और उनमें से एक हमारे अमर मित्र जी भी हैं। तो देखिए अमर मित्र जी की एक जो बंगाली में एक रचना है जिसका नाम है गौनबुरो और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। तो दोनों एक ही बुक हैं, बंगाली में है गौनबुरो और इंग्लिश में द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। तो इसके लिए ये प्राइज़ इनको दिया गया है।
साल 1919 से ये प्राइज़ दिया जाता रहा है और अमेरिका में दिया जाता है शॉर्ट फिक्शन के लिए। और हाल ही में हमने देखा था कि रामदरस मिश्रा, इन्हें सरस्वती सम्मान 2021 के लिए चुना गया है। आगे बढ़ेंगे। द दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 अमेंडेड विच एक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर ऑप्शन सी है। दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 में संशोधन किया है। जानते इसके बारे में, देखिए काफ़ी चर्चा में भी रहा ये। तो राज्यसभा ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 इसको पास कर दिया है और इसका मकसद ये है कि जो दिल्ली में 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको मर्ज करके केवल एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया जाए। देखिए आपको जानना चाहिए लोकसभा ने भी इसको पास कर दिया था, यानी कि कुल मिलाकर गए तो पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया है। तो देखिए दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1957 इसको अमेंड किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है। आपको बता दें इसी एक्ट में साल 2011 में भी अमेंड किया गया था इसको। तो देखिए पहले जो है ना दिल्ली में एक ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी, उसके बाद 2011 में इसी वाले एक्ट को जो है संशोधन किया गया इसमें और इसको 3 भागों में बांट दिया। एक तो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और तीसरा है ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो अब फिर से क्या किया है सरकार ने, ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 लाके इसको यूनिफाई कर दिया है, यानी इन तीनों को जो है एक कर दिया है और नाम रखा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। AIUPSC रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस is meant especially for students and candidates belonging to which community? सिविल सेवा और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए AIUPSC आवासीय कोचिंग कार्यक्रम विशेष रूप से किस समुदाय के छात्रों और उम्मीदवारों के लिए है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मुस्लिम। जानेंगे इसके बारे में। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यू पनवेल मुंबई में अंजुम ए इस्लाम्स UPSC अकेडमी इसको इनोग्रेट किया है, जो कि एक रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम है सिविल सर्विसेज एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। तो इसमें जो मुख्यतः जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो यहाँ से जो है तैयारी अपनी कर सकते हैं। इंडिया प्रोक्योर्ड IGLA-S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स फ्रॉम विच कंट्री? भारत ने IGLA-S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम किस देश से खरीदा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, रशिया। देखिए एक बात आप ये भी याद रखिएगा, जो ये लिखा है ना मैन पैट्स, इसी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो इंडियन आर्मी ने चाइना और पाकिस्तान के साथ जो टेंशन्स चल रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए IGLA-S जो कि एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको जो है प्रोक्योर किया है रशिया से। तो क्या है ये? कंधे पर लगाकर आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, कंधे पर रखकर, और जो एयर टारगेट से कोई हेलीकॉप्टर है या फिर कोई काफ़ी कम ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो उसको हिट कर सकते हैं इसकी मदद से। विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप? दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज किस देश ने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए, चाइना है। तो देखिए लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप वर्ल्ड की, ये यांगचे रिवर 3 गोर्जेस 1, ये इसका नाम है, इस क्रूज का नाम है। तो इसने अपनी यात्रा जो है शुरू कर दी है। यांगसे रिवर 3 गोर्जेस 1 100 मीटर्स लॉन्ग है, ये 16.3 मीटर्स वाइड है। 1300 पैसेंजर्स इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं। अच्छा आपको ये जानना चाहिए 3 गोर्जेस डैम कहाँ पर है? चाइना में है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। जो SSC रेलवे स्टर के एग्जाम होते हैं ना, उसमें पूछ लिया जाता है 3 गोर्जेस डैम कहाँ पर है। तो जिन्हें नहीं मालूम है वो तुरंत अभी नोट कर लीजिए, ये है चाइना में। बाकी आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं विकिपीडिया से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ एंटर्ड इनटू एन MOU विद विच एरोस्पेस कंपनी फॉर मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बहु मिशन टैंकर परिवहन विमान के लिए किस एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। जानेंगे इसके बारे में।
तो देखिए जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु में है ये भी याद रखेंगे। इसने एक MOU साइन किया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ, जिसके तहत जो सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उनको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में तब्दील कर दिया जाएगा, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में बदलने से क्या होगा, एक तो ये एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के रूप में कार्य कर सकेंगे, और जो कार्गो है, जो ट्रांसपोर्ट कोई सामान ले जाना है, उसके रूप में इनको जो है यूज़ किया जा सकेगा। तो सिविल जो एयरक्राफ्ट है उनको एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट में जो है कन्वर्ट किया जा रहा है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर। Which bill was passed by the Rajya Sabha that seeks to revamp the functioning of institutes of accountants and company secretaries? राज्य सभा द्वारा, या आप अब इसको ऐसा बोलेंगे कि संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया जो लेखाकारों और कंपनी सचिवों के संस्थानों के कामकाज में सुधार करना चाहता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल 2022। देखिए जो पार्लियामेंट सेशन जो हुआ है, तो इसमें जो भी बिल पास हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी हम देख रहे हैं, और एक दो क्वेश्चन और हम देखेंगे आगे के सेशंस में। तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट इसमें से फैक्ट आते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि पार्लियामेंट ने ये जो बिल है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल 2022, इसको पास कर दिया है। इसका मकसद क्या है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो कोस्ट अकाउंटेंट्स हैं और कंपनी सेक्रेटरीज हैं, जो इनकी फंक्शनिंग है, जो कार्य करने का तरीका है, उसको और जो है मजबूत किया जा सके और इफेक्टिव बनाया जा सके। 4th एडिशन ऑफ इंडिया बोट एंड मैरीन शो कंक्लूडेड इन विच सिटी? इंडिया बोट एंड मैरीन शो का 4था संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कोची। तो 4th एडिशन रहा ये, कोची केरला में संपन्न हुआ है, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया क्रूज एक्सपो के द्वारा। द बुक टाइगर ऑफ त्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो इज ऑथर्ड बाय। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन हैं ये है, एक तो है मीना नायर, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास हिम्मत सिंह शेखावत, तीसरा है कि बोथ ए एंड बी, या चौथा है अतुल सिंघल। तो इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। तो देखिए ये बुक है हमारे पास, टाइगर ऑफ त्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। इसको लिखा है जो ये कैप्टन अनुज नायर रहे, इनकी माताजी मीना नायर ने और हिम्मत सिंह शेखावत ने। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड वर्कप्लेस कोलैबोरेशन सॉल्यूशन कंपनी पॉली? किस कंपनी ने कार्यस्थल सहयोग समाधान कंपनी पॉली का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, HP। तो हाइब्रिड वर्क सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है ये पॉली, इसको एक्वायर किया है HP ने। कितने अमाउंट में? 3.3 बिलियन $US में। GOBP एंड विच कंपनी विल कोलैबोरेट ऑन EV सॉल्यूशंस? GOBP और कौन सी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल समाधानों पर सहयोग करेगी? सही आंसर ऑप्शन ए है, TVS मोटर। देखिए जो EV से संबंधित क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित जो क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो GOBP और TVS मोटर कंपनी ने कहा है कि हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे, जिसके तहत हम पूरे देश भर में जो टू व्हीलर्स हैं और 3 व्हीलर्स हैं, इनके लिए जो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाएंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम है इसको बढ़ाएंगे। FICCI has pegged India's gross domestic products growth at what % for financial year 2022-23? पूछ रहे हैं कि FICCI ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितने प्रतिशत पर आंकी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 7.4%। तो देखिए FICCI की जो इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे है, इसमें इसने ये कहा है कि जो 2022-23 हमारा जो फिस्कल ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है ये 7.4% रहेगी। मिनिमम 6% जा सकती है और मैक्सिमम 7.8%। हु टॉप्ड फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022 लिस्ट? फोर्ब्स अरबपतियों की 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, एलन मस्क। ये नाम आप सभी ने सुना है, टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर हैं एलन मस्क। तो ये पहली बार
जो फोर्ब्स की बिलियनियर्स की लिस्ट है उसमें पहली पोजीशन पर आए हैं और इनकी संपत्ति बताई गई है 219 बिलियन यूएस डॉलर की। इनके बाद दूसरे नंबर पर है अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस, 171 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति इनके पास। तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली है, फिर है बिल गेट्स, फिर है वॉरेन बफेट। आपको जानना चाहिए पूरे विश्व भर में 2668 बिलियनर्स हैं, 2668 बिलियनर्स हैं, ऐसा फोर्ब्स की जो है वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट है इसमें कहा है। और पिछले साल से 87 जो है कम है। और जो ये सभी बिलियनर्स हैं इनकी टोटल संपत्ति है 12.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। आपको जानना चाहिए सबसे ज़्यादा बिलियनर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है 735, उसके बाद चाइना में है 607। बात करते हैं भारत की। तो भारत के अगर हम पर्सपेक्टिव में इसको बात करें तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरपर्सन है मुकेश अंबानी, ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन है और वर्ल्ड में ये 10th रिचेस्ट पर्सन है। इनकी संपत्ति आंकी गई है 90.7 बिलियन यूएस डॉलर की। ठीक उनके बाद है गौतम अडानी एंड फैमिली, जिनकी संपत्ति है 90 बिलियन यूएस डॉलर की और ये वर्ल्ड में 11th रैंक पर है। 10th पर तो हो गए मुकेश अंबानी और ये है 11th पर। तीसरी पोजीशन पर है HCL टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडर शिव नादर, ये इंडिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन है, 28.7 बिलियन यूएस डॉलर इनकी जो नेटवर्थ है और ओवरऑल वर्ल्ड में 47th पोजीशन पर है। टॉम्ब ऑफ सैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदी नॉवेल टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, हु इज़ इट्स ऑथर। तो पूछ रहे हैं कि टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है, इसके लेखक या लेखिका कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी होगा, गीतांजलि श्री। तो देखिए गीतांजलि श्री का ये नोवेल है टॉम्ब ऑफ सैंड। ये फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज फिक्शन वर्क बन गया है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए चुना गया है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया डेसी रॉकवेल के साथ। आपको बता दें इसमें 50,000 पाउंड्स का जो प्राइज़ है वो मिलता है और ये जो प्राइज़ है ये जो ऑथर है और जो ट्रांसलेटर है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अभी शॉर्ट लिस्ट हुआ है, ठीक है, और अगर जीत जाता है तब ये प्राइज़ दिया जाता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अप्रैल 10। तो 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है और किस उपलक्ष्य में, जो फाउंडर हैं होम्योपैथी के, जो होम्योपैथी के जनक हैं, उनका बर्थडे होता है इस दिन। और कौन है होम्योपैथी के जनक? ये हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमन। और इस बार 2022 में इसका थीम है पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी। किस देश ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इंडिया। तो देखिए भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR, आप इस तरह से भी इसको याद रखिएगा, SFDR, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में DRDO ने SFDR का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, इसकी फुल फॉर्म क्या है या इसका मतलब क्या है, तो उससे भी आपको जानना चाहिए। या फिर ऐसे पूछ लेते कि R का मतलब क्या है, R का मतलब है रैमजेट। तो देखिए ये जो है ना, जो भी एरियल थ्रेट्स होते हैं यानी कि जो हवा से जो मतलब हवा में अटैक करने वाले जो भी वेपन्स होते हैं, जैसे मिसाइल्स वगैरह हो गया या फिर एरियल और भी जो थ्रेट्स होते हैं, उनको इंटरसेप्ट करता है ये सुपरसोनिक स्पीड से। ये आपको जानना चाहिए। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि जो SFDR है इसको डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद ने, किसके साथ मिलकर? रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद के साथ मिलकर और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पुणे के साथ मिलकर। ये सभी DRDO की ही लेबोरेटरीज हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्लैश्ड द ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द करंट फिस्कल टू what % फ्रॉम 7.8% अर्लियर। पूछ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास अनुमान को 7.8% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 7.2%।
चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है यानी कि जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा है 4% पर, और साथ ही कहा है कि हमारा जो स्टैंस रहने वाला है ये अकोमोडेटिव स्टैंस रहने वाला है। और साथ ही इन्होंने जो रिवर्स रेपो रेट है उसको भी अनचेंज रखा है 3.35% पर। अच्छा, और जो हमारा जो करंट फिस्कल है 22-23 का, इसके लिए जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है ये 7.2% कर दिया है। पहले इन्होंने 7.8% कहा था। साथ ही जो इन्फ्लेशन के बारे में जो इन्होंने कहा है तो उसको भी जो है इन्होंने बढ़ा दिया है। इन्फ्लेशन फोरकास्ट पहले इन्होंने कहा था 4.5% इन्फ्लेशन रेट रहने वाला है, लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि 5.7% रहने वाला है। आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी जानना चाहिए, लगातार 11वीं बार है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसको हेड करते हैं आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास, तो लगातार 11वीं बार ऐसा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स रहते हैं इन्हें चेंज नहीं किया है ना। लिखा है ना, हैज़ मेंटेन द स्टेटस को। स्टेटस को मतलब होता है ज्यों का त्यों। हम कई बार बोलते हैं ना ज्यों का त्यों, तो उसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटस को, यानी कि कोई चेंज नहीं किया है, वैसा का वैसा ही रखा है। लगातार 11वीं बार ऐसा हुआ है। लास्ट टाइम 22 मई 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो पॉलिसी रेट है इनको रिवाइज किया था। साथ ही आपको जानना चाहिए जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, MSF रेट आप जिसको बोलते हैं, एंड बैंक रेट, ये भी अनचेंज रखे हैं 4.2% पर। साथ ही जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ है LAF, इसको भी 50 बेसिस पॉइंट पर फिर से रिस्टोर कर दिया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो GDP ग्रोथ है 2022-23 के लिए ये 7.2% की गई है, और Q1 जो 2022-23 का Q1 है उसके लिए 16.2%, Q2 के लिए 6.2, Q3 के लिए 4.1, Q4 के लिए 4। इसी तरह से इन्फ्लेशन 2022-23 के लिए 5.7, और Q1 के लिए 6.3, Q2 के लिए 5.8, Q3 के लिए 5.4 और Q4 के लिए 5.1। अच्छा, साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि जो मार्केट में लिक्विडिटी होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया है। ये है STF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और ये इसका जो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है ये है 3.75% का। इस पर एक अलग से मॉड्यूल आपको दे देंगे कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो नया टूल इंट्रोड्यूस किया है तो इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा STF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बाकी ये वाली जो इमेजेस है ना, ये भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, जो हमारा करंट अफेयर्स फंडा नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर शेयर कर दूंगा। इस तरह की इमेजेस जो होती हैं ये आप सेव कर लीजिए। क्विक रिवीजन, लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन करने के लिए काम आ जाता है। वही रेपो रेट जो है, रिवर्स रेपो रेट और एकोमोडेटिव स्टांस, मैंने आपको कई बार बताया क्या होता है, GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, ये सभी आपको मिल जाएंगे इस चार्ट पर, ठीक है। ये सभी बातें मैंने आपको बता दिया है, स्लाइड्स में बता दिए हैं, ठीक है। ये चार्ट आप देख सकते हैं, इनको आप सेव कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर आपके लिए इन अपलोड कर दूंगा। जैसे आप देखते हैं, कार्डलेस कैश विड्रॉल टू बी मेड अवेलेबल अक्रॉस ऑल बैंक्स एंड ATM नेटवर्क्स यूजिंग UPI, मार्केट ओपनिंग टाइम रिस्टोर्ड एट 9 AM विद इफेक्ट फ्रॉम April 18, 2022। बाकी ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बताई दिए हैं। ये वही इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन चारों क्वार्टर्स के लिए, GDP प्रोजेक्शन चारों क्वार्टर्स के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और PMMY हैज़ कंप्लीटेड हाउ मैनी ईयर्स ऑन April 8, 2022। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 अप्रैल 2022 को कितने साल पूरे कर लिए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन सी है 7 ईयर्स। अब जो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल इसमें दी है, ये भी मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन रखा करें, क्योंकि उस पर हम इस तरह के चार्ट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जो इमेजेस हैं वो शेयर करते रहते हैं, और कई बार देखा गया है उनमें से क्वेश्चन बन भी जाते हैं। मैंने कई बार बैंक एग्ज़ाम के लिए शेयर किए थे आपके साथ पहले भी, और कई बार ऐसा हुआ है कि इन इमेजेस से ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो एक क्विक रीज़न के लिए काम आते हैं। चलिए जानते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की हम बात कर रहे हैं, इसने 8 अप्रैल 2022 को 7 साल अपने पूरे कर लिए हैं। आपको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता है। किसको? नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को। और इस लोन को बोलते हैं मुद्रा लोन्स।
क्या बोलते हैं, मुद्रा लोन्स इसको बोलते हैं। किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, कमर्शियल बैंक्स हो गए, आरआरबीज हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, एनबीएफसीज हो गए, है ना, इन सभी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। और इसमें 3 तरह की कैटेगरी होती है, शिशु, किशोर एंड तरुण। तो शिशु में 50,000 रुपये तक का लोन, किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूनियन कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द अटल इनोवेशन मिशन टिल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को कब तक बढ़ा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मार्च 2023। ये भी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से जुड़ा हुआ हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ये आप याद रखें। तो देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग की एक पहल है, इसको मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें, अटल इनोवेशन मिशन ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग का, जिसको साल 2016 में इनिशिएट किया गया था। किस लिए? टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, भारत में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन का क्या मकसद है, तो केवल इतनी लाइन आप बोलेंगे तो चल जाएगा। बाकी इन्होंने कुछ नए टारगेट भी सेट किए हैं जो इन्हें प्राप्त करने हैं, ठीक है, 2023 तक, तो वो भी देख लेते हैं। एक तो 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स ये बनाएंगे, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश करेंगे, 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स बनाएंगे और 200 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे वाया अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस। बाकी इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर रहने वाला है 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रहने वाला है। नेम द फोटोग्राफर हु हैज़ वॉन द 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। उस फोटोग्राफर का नाम बताइए जिसने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, एम्बर ब्रेकेन। तो देखिए, कनाडा के फोटोग्राफर हैं एम्बर ब्रेकेन। इनकी पिक्चर है, इनकी फोटो या फिर पिक्चर जिसका टाइटल है कैमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। इसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर दिया गया है। आपको बता दें, जो ये स्कूल है ये साल 1978 में क्लोज हो गया था, बंद हो गया था, और उसके बाद जो है यहाँ पर 215 अनमार्क्ड ग्रेव्स का पता चला है, ठीक है। और ये जो फोटो है ये जून 2021 में जो है क्लिक की गई थी। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो वर्ल्ड प्रेस फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ये मैथ्यू एबॉट को दिया गया है। इनकी एक सीरीज रही पूरी जिसका टाइटल रहा सेविंग फॉरेस्ट विद फायर। इसके लिए इनको ये वर्ल्ड प्रेस फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अप्रैल 11। तो 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। आपको बता दें क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो कस्तूरबा गांधी रही उनकी बर्थ एनिवर्सरी इसी दिन होती है, 11 अप्रैल को। तो साल 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि हम 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाएंगे। थीम रहा है इस बार रिमेन एट होम अमिड कोरोना वायरस, प्रोटेक्ट मदर एंड इन्फेंट सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। इन्फोसिस एंड रोल्स रॉयस inaugurated their joint एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर इन विच सिटी। इन्फोसिस और रोल्स रॉयस ने किस शहर में अपने संयुक्त एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इन्फोसिस एंड रोल्स रॉयस ने अपना एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर को इनोग्रेट किया है। तो इसके तहत जो एडवांस डिजिटल कैपेबिलिटीज़ होती हैं रिसर्च से संबंधित, उसको बढ़ावा मिलेगा। विच स्टेट हैज सेट अप नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारा बैंक टू हेल्प मिल्क प्रोड्यूसर। दूध उत्पादकों की मदद के लिए किस राज्य ने नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारा बैंक की स्थापना की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कर्नाटक। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का नाम आप सभी जानते हैं, बसवराज बोम्मई। तो इन्होंने मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए नंदिनी शीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक इसको इस्टेब्लिश किया है। देखिए, अब जो कर्नाटक के बच्चे हैं, है ना, वो तो इसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कर्नाटक से बाहर के हैं, है ना, जैसे और जो बच्चे हैं जो वैसे नेशनल लेवल की
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इस तरह की स्कीम के ना डिटेल में जाना मतलब कोई फ़ायदेमंद नहीं है। केवल आप ये पढ़ें कि इस स्कीम का नाम क्या है और किस स्टेट ने लॉन्च की है। अब कोई स्कीम है, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम आने वाला है, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो उत्तर प्रदेश की कोई स्कीम है उसके बारे में डिटेल में पढ़ें। लेकिन यदि आपका उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम नहीं है, केवल आप स्टेट संबंधित न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो केवल आप उसमें इतना पढ़ें कि हाँ ये स्कीम है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये ऐप है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। बाकी हम जान लेते हैं कि कर्नाटक के संबंधित करंट अफेयर्स जो हमने हाल ही में पढ़े। एक तो ये कि कर्नाटक में जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको आप डिजिटली भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए दिशांक ऐप ये लॉन्च किया गया। और अनटचेबिलिटी से फाइट करने के लिए कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य इस तरह की एक जो है एक ड्राइव शुरू की है कर्नाटक में। आपको जानना चाहिए कर्नाटक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को होस्ट करेगा। 2021 में नहीं हो पाए तो अब ये इस साल होंगे। और NSC एकेडमी ने भी कर्नाटक एजुकेशन बॉडी के साथ हाथ मिलाया है, किस लिए? स्टूडेंट्स में फाइनेंशियल अवेयरनेस पैदा करने के लिए। विच स्टेट लॉन्च्ड कावल उथपी ऐप फॉर पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी? किस राज्य ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथपी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन आप सभी जानते हैं, इन्होंने कावल उथवी ऐप इसको लॉन्च किया जिसमें 60 फीचर्स हैं, जिसकी मदद से इमरजेंसी के टाइम में पुलिस आपको मदद करेगी। और तमिलनाडु से संबंधित हमने एक करंट अफेयर ये देखा था कि हाल ही में जो CM है M.K. स्टैलिन, इन्होंने लोटस फुटवियर पार्क जो है इनोग्रेट किया है, तो इस पर हमने एक MCQ भी किया था। Which edition of CRPF Valor Day was observed on 9th अप्रैल? 9 अप्रैल को CRPF वीरता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 57th। तो 9 अप्रैल को 57वां सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF वैलोर डे यानी कि शौर्य दिवस मनाया गया है। आपको बता दें 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा एक अटैक हुआ सरदार पोस्ट रन ऑफ कच्छ गुजरात में, जहां पर जो हमारा CRPF है इसने इस अटैक को पूरी तरह से फेल कर दिया था। तो उसी उपलक्ष्य में 9 अप्रैल को हम CRPF वैलोर डे मनाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹डैश ऑन एक्सिस बैंक एंड IDBI बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक और IDBI बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 93 लाख रुपीस का। तो देखिए 93 लाख रुपीस का जुर्माना दोनों पर लगा है, एक्सिस बैंक और IDBI बैंक पर। हाउ मच अमाउंट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया टुवर्ड्स यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट इन 2022? 2022 में खेल में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में भारत द्वारा कितनी राशि का योगदान दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, $72,124 का। तो $72,124 का भारत ने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया है, किसमें? यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम? डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अश्विनी श्रीवास्तव। तो अश्विनी श्रीवास्तव जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी है डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम। Alexander Vucic has been reappointed as the president of which country? तो अलेक्जेंडर वुशिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सर्बिया। तो सर्बिया के प्रेसिडेंट फिर से बनाए गए हैं अलेक्जेंडर वुशिक और ये इनका दूसरा 5 ईयर टर्म रहने वाला है। आप सभी जानते हैं सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है और करेंसी है सर्बियन दिनार। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अप्रैल 12। तो 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसका रीज़न जानेंगे। पहले आप ये जानना चाहिए कि 4 अक्टूबर 1957 को फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट जिसका नाम स्पुतनिक 1 है, इसको लॉन्च किया गया और उसी के कुछ साल बाद जो कॉस्मोनॉट हैं यूरी गैगरिन,
ये किस देश के थे? ये रशिया के थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ के थे? ये रशिया के थे और ये फर्स्ट पर्सन थे जो कि स्पेस में गए थे, जिन्होंने अर्थ का जो है एक ऑर्बिट कंप्लीट किया था 12 अप्रैल 1961 को। और किस स्पेस क्राफ्ट में थे? ये वोस्टॉक 1 स्पेस क्राफ्ट में थे। इनकी जो फ्लाइट है ये 108 मिनट तक जो है चली थी, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1961 को इन्होंने अर्थ का एक ऑर्बिट कंप्लीट किया था। हु टुक ओथ एज पाकिस्तान्स 23rd प्राइम मिनिस्टर? पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, शहबाज शरीफ। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, शहबाज शरीफ किस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN, इस पार्टी के ये प्रेसिडेंट हैं और अब ये पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, ये किस पार्टी के हैं? पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी कि PTI। इन्होंने जो अविश्वास मत है वो हार गए थे। ठीक है, नो ट्रस्ट वोट ये हार गए थे। उसके बाद इन्हें बाहर कर दिया गया और इनके बदले अब जो अपोजिशन के लीडर थे शहबाज शरीफ, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। देखिए, जो इनकी पार्टी है मैंने इसलिए हाईलाइट की है क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में कौन प्राइम मिनिस्टर है, उसकी क्या पार्टी है, ये आपके लिए जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो NTPC का जो फर्स्ट फेज हुआ था उसमें इमरान खान की पार्टी का नाम पूछा गया था कि इमरान खान किस पार्टी से हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI। और शहबाज शरीफ किसके हो गए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN। अच्छा, आपको जानना चाहिए जो ये शहबाज शरीफ हैं ये पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं इससे पहले, और सबसे लंबे समय तक पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहने वाले भी ये व्यक्ति हैं। पंजाब यानी कि जो पाकिस्तान में प्रोविंस है, पाकिस्तान में 4 प्रोविंस हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये 4 प्रोविंस पाकिस्तान में है, इनमें से एक पंजाब है और इसके CM ये पहले रह चुके हैं। और पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का नाम आप जानते होंगे, नवाज शरीफ। इनके ये यंगर ब्रदर हैं, शहबाज शरीफ। बाकी आपको जानना चाहिए पाकिस्तान में जो लोअर हाउस है यानी कि नेशनल असेंबली, इसमें 342 सीट्स हैं और जो पाकिस्तान का अपर हाउस है यानी कि सीनेट, इसमें 100 मेंबर्स हैं यानी कि 100 सीट्स हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। जो आसपास के हमारी पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका आजकल क्राइसिस में है, तो श्रीलंका की संसद के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। श्रीलंका की पॉपुलेशन कई बार पूछी जाती है, कितनी पॉपुलेशन है, ये भी पूछ लिया जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच एजेंसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने तकनीकी सहयोग के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इसरो। तो देखिए, एक MOU साइन किया गया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली ने इन किसके साथ किया है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो हैदराबाद के साथ। किस लिए? टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए। तो देखिए, जो आधार सेंटर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन और लोकेशन प्राप्त करने के लिए जो आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ये भुवन आधार पोर्टल इसको डेवलप कर रहा है। आपको जानना चाहिए जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको आधार एक्ट 2016 के तहत 12 जुलाई 2016 को बनाया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आती है। द फर्स्ट एवर NTCA मीटिंग आउटसाइड नेशनल कैपिटल हेल्ड इन विच स्टेट? राष्ट्रीय राजधानी के बाहर पहली बार NTCA की बैठक किस राज्य में हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। तो NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका ये 20वीं मीटिंग रही और ये कहाँ पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश के पखे टाइगर रिजर्व, जिसे पकुई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, दोनों नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पर हुई है और किसकी चेयरमैनशिप में हुई है? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, भूपेंद्र यादव, इनकी अध्यक्षता में हुई है। आपको बता दें, पहली बार ऐसा है जब ये नेशनल कैपिटल से बाहर हुई है, यानी कि जो हमारा जो दिल्ली है उससे बाहर हुई है, वरना ये अमूमन दिल्ली में ही ये मीटिंग हुआ करती है। आपको जानना चाहिए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है NTCA, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 को अमेंड किया गया था साल 2006 में और उसी के बाद NTCA की स्थापना
की गई थी। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं वो रहते हैं, और वाइस चेयरपर्सन कौन रहते हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में, वो इसके वाइस चेयरपर्सन रहते हैं। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्रोसरी फुलफिलमेंट सेंटर इन विच स्टेट। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपना पहला किराना पूर्ति केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है आसाम। तो फ्लिपकार्ट ने अपना फर्स्ट ग्रोसरी फुलफिलमेंट सेंटर इसको आसाम में लॉन्च किया है, और ये कंप्लीटली जो है महिलाओं द्वारा संचालित है, ऑल वुमेन टीम है इसमें। बाकी आप जानते हैं फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। अच्छा, हाल ही में हमने फ्लिपकार्ट से संबंधित जो करंट अफेयर्स पढ़े थे उसे देख लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस में जो है शामिल हुआ है गूगल क्लाउड के साथ टू इम्प्रूव इनोवेशन, और हमने देखा था कि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस इसका सीईओ बनाया गया है प्रशांत जावेरी को। फ्रेंच फर्म एलडीसी एंड विच बैंक हैव साइंड $100 million लोन पैक्ट टू हेल्प स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। फ्रांसीसी फर्म एलडीसी और किस बैंक ने भारत और पाकिस्तान सहित देशों में छोटे किसानों की मदद के लिए $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और एलडीसी यानी कि लुइस ड्रीफोस कंपनी, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इन दोनों ने ही $100 मिलियन यानी कि लगभग 760 करोड़ रुपए का एक लोन पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत जो स्मॉल फार्मर्स हैं कंट्रीज़ में, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, जिन्हें पेंडेमिक के बाद काफ़ी जो हार्डली हिट हुए हैं, जो काफ़ी हार्ड हिट हुए हैं, ठीक है, उनको मदद करेंगे ये लोग। अलग अलग उनकी जो आवश्यकता है उनको लोन के थ्रू पूरा करेंगे। तो जो एलडीसी है ये एक एग्रीकल्चर फाइनेंस कंपनी है, एक पूरा ग्रुप है, उसी की एक कंपनी है, ठीक है। तो ये इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ पर इसके ऑपरेशंस चलते रहते हैं। तो उसमें जो फार्मर्स हैं जो कॉफ़ी, कॉटन, राइस इन्वेंट्री से संबंधित हैं, उनको फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द मैवरिक इफेक्ट? द मैवरिक इफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है, हरीश मेहता। तो हार्पर कॉलिंस ने ये पुस्तक रिलीज़ की है जिसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ आईटी रेवोल्यूशन। आपको बता दें इस पुस्तक को लिखा है नासकॉम के फाउंडिंग मेंबर और इसके फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन हरीश मेहता के द्वारा। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इस बुक में नासकॉम के बारे में बात बताई गई है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, द मैवरिक इफेक्ट इज़ अ डेफिनेटिव एंड अथॉरिटेटिव बायोग्राफी ऑफ नासकॉम। Who has been appointed as the chairperson of the working group on sponsors constituted by SEBI? SEBI द्वारा गठित प्रायोजकों पर कार्य समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ए बाला सुब्रमण्यम। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका जो आगे एग्जाम आने वाला है आरबीआई ग्रेड बी, वहाँ पर मान के चलिए यहाँ इस क्वेश्चन के आने के चांसेस रह सकते हैं। जो ये कमेटी होती है ना बैंक से संबंधित, कमेटी के क्वेश्चन बहुत पूछता है आरबीआई ग्रेड बी, ये आप याद रखिएगा, जो बैंक से संबंधित कमेटीज होती हैं। तो देखिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इसने दो अलग अलग एक्सपर्ट ग्रुप्स बनाए हैं। किससे संबंधित? जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं ना, यानी कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें स्पॉन्सर्स होते हैं और ट्रस्टीज होते हैं। तो उनका क्या रोल होना चाहिए, उनके क्या फंक्शन है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इससे संबंधित एक जो है दो अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। दोनों की अध्यक्षता कौन करेगा ये हम देखेंगे। पहले आपको जानना चाहिए स्पॉन्सर कौन होता है म्यूचुअल फंड में। स्पॉन्सर होते हैं जो उस म्यूचुअल फंड को इस्टेब्लिश करते हैं किसी इंडिविजुअल के साथ मिलकर या फिर किसी और बॉडी के साथ मिलकर। जबकि जो ट्रस्टी है, ट्रस्टी का मेन रोल ये रहता है कि जो यूनिट होल्डर्स हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए हैं उनका इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, जो भी उनके अधिकार हैं वो जो है प्रोटेक्टेड रहे। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये वर्किंग ग्रुप ऑन स्पॉन्सर्स है, अब बात हो रही है अभी स्पॉन्सर्स से, तो स्पॉन्सर्स से संबंधित जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया है उसके चेयरपर्सन होंगे ए बाला सुब्रमण्यम, जो कि एमडी एंड सीईओ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी और चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एम5 के। फिर देखिए दूसरा ग्रुप कौन सा है, म्यूचुअल फंड्स ट्रस्टीज़ का। ये तो स्पॉन्सर का हो गया ए बाला सुब्रमण्यम, दूसरा है म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज़ का।
इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? मनोज वैश्य, जो कि इंडिपेंडेंट ट्रस्टी हैं मिराई म्यूचुअल फंड के। Neo app, which brings together grocery to hotel to airline ticket booking and medicine buying on a single platform, is the product of which company? पूछ रहा है कि नियो ऐप जो एक ही प्लेटफॉर्म पर ग्रोसरी टू होटल टू एयरलाइन टिकट बुकिंग और दवा खरीद को एक साथ लाता है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, टाटा ग्रुप। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, 7 अप्रैल को टाटा ग्रुप ने इंडिया का फर्स्ट सुपर ऐप, जिसको नाम दिया गया है टाटा न्यू, इसको लॉन्च किया है। इसमें आप ग्रोसरी, होटल बुकिंग और एयरलाइन टिकट्स, मेडिसिन, ठीक है, ये सभी किसी भी तरह की शॉपिंग, ये सब आप टाटा न्यू ऐप पर कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन और जो फ्लिपकार्ट इसको सीधी सीधी टक्कर देगा यहाँ पर टाटा न्यू। द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्तराखंड। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, इसने उत्तराखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट जिसका नाम है वन हेल्थ, इसको लॉन्च किया है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब जब किसी प्रोजेक्ट को आप छोटे स्तर पर लॉन्च करते हैं देखने के लिए क्या वो सही तरीके से कार्य कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पायलट बेसिस पर लॉन्च करना। यदि आप देख लें कि हाँ वो प्रोजेक्ट सही तरह से कार्य कर रहे हैं, तो आप उसको फिर पैन इंडिया यानी कि पूरे भारत में आप उसको फिर लॉन्च करते हैं। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है। अब मान लीजिए उत्तराखंड में ये वन हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। अब ये देखेंगे कि सही से चल रहा है प्रोजेक्ट, अगर नहीं चल रहा है क्या क्या खामियां हैं उसको सुधारेंगे, फिर से इसको जो है लॉन्च करते रहेंगे। जब एक बार बिल्कुल सही हो जाएगा, पटरी पर आ जाएगा पूरा प्रोजेक्ट, अच्छे रिजल्ट्स जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं वो आने लग जाएंगे, फिर इसको फिर पूरे भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब वही है कि जो वन हेल्थ रोड मैप को डेवलप करना, जो भी देखिए जो कोई बीमारी है उससे संबंधित डेटा आपके पास होना चाहिए, प्रीवियस कौन कौन सी बीमारी आई हैं, ठीक है, फ्यूचर में क्या कोई पैंडेमिक के आसार बन सकते हैं, उससे संबंधित डेटा आपके पास होना चाहिए, और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, पिछली जो बीमारियां हैं, ठीक है, कोई पिछली पैंडेमिक आई है उससे संबंधित आपने किस तरह से फाइट की है, तो वो सभी डेटा जो है इसमें कलेक्ट किया जाएगा। एक मतलब एक मैनेज्ड तरीके से आप जो है हर एक डेटा जो हेल्थ से संबंधित है उसको बनाए रखेंगे। बाकी हमने देखा था हाल ही में कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने कहा है कि उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अब इम्प्लीमेंट करेगा, अपनाएगा। In the stream of arts and humanities, which university has topped the QS World Rankings, the QS World University Rankings by Subject 2022? कला और मानविकी के क्षेत्र में विषय आधारित 2022 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। देखिए जानेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2022 ये रिलीज कर दी गई है, ठीक है, रैंकिंग है सब्जेक्ट के आधार पर। आपको बता दें इसमें टोटल 51 डिसिप्लिन्स कवर किए गए हैं और 5 प्रोड सब्जेक्ट एरिया यहाँ पर लिए गए हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पर लिए गए हैं। बारी बारी से देखेंगे कि कौन इसमें टॉप रहा है। पहला है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने इसको टॉप किया है। दूसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, तीसरे पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आपको बता दें फर्स्ट 100 रैंक्स के अंतर्गत पहले जो 100 रैंक हैं उसमें कोई भी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है। 188वें नंबर पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसके अंतर्गत आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। दूसरा है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो आपको जाना चाहिए जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसे आप MIT कहते हैं, ये फर्स्ट रैंक है इसकी। दूसरे पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, तीसरे पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। बात करें IIT बॉम्बे की तो 65th रैंक पर है और IIT दिल्ली 72 रैंक पर है। इसके बाद बात करते हैं लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन की, तो केवल 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। टॉप 100 नहीं, जो पूरी ओवरऑल लिस्ट में शामिल है, ऐसी केवल 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है। एक तो है एम्स आपका 204 पर है, दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 330 पर, और तीसरा आपका मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन 375 पर।
ये एम्स जो है दिल्ली वाला है। अच्छा, और इसमें साइंस है जो लाइफ साइंस एंड मेडिसिन है, इसमें टॉप किसने किया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट है नेचुरल साइंसेस, तो इसमें पहली पोजीशन पर कौन है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो फिफ्थ है सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट, इस कैटेगरी में टॉप किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। Indian government has approved the proposal for signing an MOU between Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Financial Regulatory Commission of which country? भारत सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी और किस देश के वित्तीय नियामक आयोग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मंगोलिया। तो देखिए, एक MOU साइन किया जाना है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी और फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन मंगोलिया के बीच में, और इस MOU को अप्रूव कर दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जो यूनियन कैबिनेट है उसके द्वारा। आपको जानना चाहिए मंगोलिया की कैपिटल उलान बाटर है और करेंसी यहाँ की मंगोलियन टोगरोक है। विच हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज द नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? किस उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गुजरात हाई कोर्ट। तो जो भारत के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा ये 2 दिन की नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो समिट है ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात द्वारा नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में ऑर्गेनाइज की गई है। नेम द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दैट वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO ऑन अप्रैल 11, 2022। उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताइए जिसका 11 अप्रैल 2022 को DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, हेलिना। तो देखिए, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना, इसको हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है पोखरण राजस्थान में। आपको जानना चाहिए इसके जो परीक्षण में DRDO, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इनकी टीम शामिल थी। अच्छा, अगर हम हेलिना की बात करें, हेलिना यानी कि हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग, हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग, ये एक 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और जो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स होते हैं ALH, उन पर इसको माउंट किया जाता है और ये 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक की रेंज के जो टारगेट है उसको हिट कर सकती है। इसी का ये एक और वेरिएंट बनाया जा रहा है जिसका नाम है ध्रुवास्त्र। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मनोज सोनी। तो मनोज सोनी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इनका कार्यकाल 27 जून 2023 तक होगा और ये UPSC के 31वें चेयरमैन है, ये भी आपको जानना चाहिए। इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। आपको जानना चाहिए कि ये 40 वर्ष की उम्र में ये भारत के यंगेस्ट वाइस चांसलर बने थे। कब? जब ये महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के वाइस चांसलर थे, तब ये यंगेस्ट एवर वाइस चांसलर बने थे भारत के। अच्छा, बाकी आप जानते हैं कि जो UPSC के चेयरमैन हैं और मेंबर्स हैं ये या तो 60 साल के हो जाएं, माफ़ कीजिएगा, या तो 65 साल के हो जाएं, या फिर 6 साल तक जो इनका कार्यकाल होता है वो होता है। दोनों में से पहले जो है, या तो इनका 6 साल पूरे हो जाएं कार्यकाल के उस पद पर, या फिर इनकी एज 65 साल हो जाए। दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक इनका कार्यकाल रहता है। और अक्टूबर 1926 में सर रोज बाकर ये UPSC के फर्स्ट चेयरमैन बने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनिशिएटेड अवसर स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? पूछना है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं सहायता समूहों के लिए अवसर योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जानेंगे, महत्वपूर्ण है। देखिए, जो महिलाएं हैं, जो आर्टिशंस हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, इनका जो टैलेंट है उसको सही जगह मिल पाए, सही अपॉर्चुनिटी मिल पाए, इसलिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है अवसर, यानी कि एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशंस ऑफ द रीजन।
तो बेसिकली जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये क्या करने वाला है, जो भी इसके अंडर में एयरपोर्ट्स आते हैं वहाँ पर कुछ स्पेस इन लोगों को प्रोवाइड कराएगा ताकि इनकी जो बिक्री है वो बढ़ सके और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको एक मार्केट मिल सके। तो इसलिए आप देख सकते हैं जितने भी एयरपोर्ट्स हैं जो AI द्वारा ऑपरेटेड हैं, यहाँ पर 100 से 200 स्क्वायर फीट का एक स्पेस जो है अलग से बना दिया गया है। यहाँ पर ये लोग अपना स्टॉल लगा सकते हैं और अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेच सकते हैं। फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वीमेन आर्चरी टूर्नामेंट हेल्ड इन विच स्टेट। पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, झारखंड। तो देखिए टाटा आर्चरी एकेडमी है जमशेदपुर झारखंड में, यहाँ पर फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग विमेन आर्चरी टूर्नामेंट इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, आपको जानना चाहिए जो पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, पहले इसको खेलो इंडिया स्कूल गेम्स बोला जाता था, इसका पहला संस्करण दिल्ली में हुआ था 2018 में। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो सेकंड एडिशन ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ, थर्ड हुआ आपका आसाम गुवाहाटी में, और जो फोर्थ है ये कर्नाटक में ये हरियाणा में होने वाला था 2021 का, लेकिन अब तक ये पोस्टपोन ही चल रहा है। ठीक है। और अच्छा, अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उड़ीसा 2020 में हुए थे। सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु कर्नाटक में होने प्रस्तावित है, 2021 के होने थे ये, पर ये भी अभी तक हो नहीं पाए हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप? किस राज्य ने 1064 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, जानेंगे इस बारे में। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इसका नाम है 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। तो इसके तहत जो भी जो लोग हैं जिनके पास कोई शिकायत है करप्शन से संबंधित, तो वो डायरेक्ट अथॉरिटीज से इस ऐप के थ्रू बता सकते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड स्कूल चलो अभियान? किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्तर प्रदेश। तो देखिए प्राइमरी स्कूल्स में 100% एनरोलमेंट हो बच्चों का और राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट में, इसके लिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को लॉन्च किया है। और कहाँ से शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से। श्रावस्ती आपको जानना चाहिए कि ये वन ऑफ द स्टेट्स लोवेस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट है और इस कैंपेन को बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर में भी जो है इसको एक्सपेंड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, केयूकेनहॉफ फ्लावर गार्डन where the Indian President Ramnath Kovind named a new breed of yellow tulips मैत्री is located in which country? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। देखिए क्यूकेनहॉफ फूल उद्यान जहां भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीले ट्यूलिप की एक नई नस्ल का नाम मैत्री रखा है, यह आपका द नीदरलैंड्स में स्थित है। याद रखिएगा नीदरलैंड्स के आगे हमेशा दिल जरूर लगाते हैं, द नीदरलैंड्स। चलिए जानते हैं इस बारे में, महत्वपूर्ण है ये। देखिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हाल ही में नीदरलैंड्स के दौरे से आए हैं और आपको बता दें कि 34 साल बाद ये भारत के किसी राष्ट्रपति द्वारा द नीदरलैंड्स का दौरा रहा है। और इससे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट रहे वेंकटा रमन 1988 में इन्होंने द नीदरलैंड्स को विजिट किया था। अच्छा, इसी विजिट के दौरान जो रामनाथ कोविंद जी हैं और जो फर्स्ट लेडी हैं यानी कि इनकी जो वाइफ हैं सविता कोविंद, इन्होंने क्यूकेनहॉफ जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन है एम्स्टर्डम में, इसको भी विजिट किया। यहाँ पर येलो ट्यूलिप्स की एक न्यू ब्रीड है, इसका नाम भी इन्होंने किया है, नामकरण किया इसका और नाम रखा इन्होंने मैत्री। तो ये आपको जानना चाहिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडिया एंड विच बैंक साइंड अ $2 million प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन टू सपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट इन नागालैंड? भारत और किस बैंक ने नागालैंड में शहरी विकास का समर्थन करने के लिए $2 million प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक।
तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। इसका नाम है प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन। तो इसके तहत जो नागालैंड है उसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा इस लोन के थ्रू। अच्छा, आपको ये लोन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आगे आरबीआई का एग्ज़ाम है वहाँ पर भी पूछ ले जाते हैं। तो आप इनकी एक लिस्ट बना लिया कीजिए, जो हमारी पीडीएफ है, या फिर आप जहाँ से भी पढ़ते हो, जहाँ से भी आपके पास पीडीएफ है, तो आप क्या कीजिए, वर्ल्ड बैंक का और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ज़्यादातर यही दो चर्चा में रहते हैं जो लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए वर्ल्ड बैंक की, कौन कौन से वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड कराए, एक बना लीजिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो ये दो लोन ही जो है ज़्यादातर रहते हैं। वैसे AIIB का भी रहता है, एक दो पिछले 5-6 महीने के जो करंट अफेयर हैं उसमें आपको AIIB के जो लोन्स है वो 2 से 3 उससे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, खास करके एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले जो लोन रहते हैं। द पिनाका रॉकेट सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, पूछ रहे हैं कि पिनाका रॉकेट सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इंडियन आर्मी, इन्होंने पोखरण फायरिंग रेंजेस में पिनाका MK1 इन्हेंस्ड रॉकेट सिस्टम, जिसे आप EPRS बोलते हैं, और पिनाका एरियल डिनायल म्यूनिशन ADM, इन दोनों ही रॉकेट सिस्टम को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। आपको बता दें जो ये EPRS है ये पिनाका वेरिएंट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। किसके, ये जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है इसको डेवलप किया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे ने, और किसकी मदद से, हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पुणे। दोनों ही जो है DRDO की लेबोरेटरी से, आपको जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी चेयर्ड द जोनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एट विच सिटी, एट विच प्लेस। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किस स्थान में राज्य सरकारों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के हितधारकों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गुवाहाटी। तो देखिए आप सभी जानते हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, स्मृति ईरानी। तो इन्होंने गुवाहाटी में जोनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसकी अध्यक्षता की है। अच्छा, हाल ही में आपको जानना चाहिए, ये भी इस PIB के इस लेख में ये भी दिया हुआ था, तो मैंने सोचा यहाँ पर आपके लिए ऐड कर देता हूँ ताकि रिवाइज हो सके। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है इसकी 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स को अप्रूव किया। एक तो है मिशन पोषण 2.0, दूसरा है मिशन शक्ति और तीसरा है मिशन वात्सल्य। ये तीनों ही जो मिशन है ये 15th फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड है 2021-22 से 2025-26 इसमें लागू की जाएंगी, इम्प्लीमेंट की जाएंगी। IFSCA and GVFL Limited has signed an MOU at IFSCA's office at Gift City. GVFL is based in which city? तो IFSCA और GVFL लिमिटेड ने गिफ्ट सिटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बताएं जो ये GVFL है ये किस शहर में स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अहमदाबाद। तो IFSCA और GVFL लिमिटेड इन दोनों ने ही एक MOU साइन किया है IFSCA का जो ऑफिस है गिफ्ट सिटी में यहाँ पर, जिसके तहत ये गिफ्ट सिटी IFSCA में फिनटेक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर कार्य करेंगे। आपको जानना चाहिए GVFL लिमिटेड ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। IFSCA के बारे में आप जानते हैं, IFSCA एक्ट 2019 के तहत इसकी जो स्थापना है ये 27 अप्रैल 2020 को हुई थी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड क्वीन ऑफ फायर? क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, देविका रंगाचारी। तो देविका रंगाचारी ने ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है क्वीन ऑफ फायर, और ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये पुस्तक बताती है। इंडिया विल होस्ट द एशियन जूनियर अंडर 20 मेन एंड वीमेन एंड कैडेट अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स फेंसिंग चैंपियनशिप इन विच सिटी? भारत एशियाई जूनियर अंडर 20 पुरुष और महिला और कैडेट अंडर 17 लड़कों और लड़कियों की तलवारबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अहमदाबाद।
तो देखिए जो ये पूरा टूर्नामेंट होने वाला है ये अहमदाबाद गुजरात में होगा 2023 में। इंडिया इसको होस्ट करेगा और ये जानकारी दी है फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और जिसके प्रेसिडेंट हैं पंकज सिंह। Which of the following has partnered with insurance platform CoverStack to provide insurance? निम्नलिखित में से किसने बीमा प्रदान करने के लिए बीमा प्लेटफॉर्म CoverStack के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ICICI सिक्योरिटीज। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ICICI डायरेक्ट या फिर ICICI सिक्योरिटीज, इसने और CoverStack इन दोनों ने ही एक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो ICICIdirect.com की जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं तो वो अब जो है CoverStack मैनेज करेगा। Which of the following has become the 30th country to join Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI? निम्नलिखित में से कौन आपदा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मेडागास्कर। यह है मेडागास्कर, आप देख सकते हैं ये अफ्रीका है और अफ्रीका के ईस्ट में है मेडागास्कर। ये अपना प्यारा भारत है और ये है मेडागास्कर, ठीक है, इस साइड। तो देखिए मेडागास्कर कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI इसको ज्वाइन करने वाला तीसरा देश बन गया है। जो ये CDRI है इसका जो एम है, इसको जो बनाया गया था, इसका मकसद यही था कि जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं जो क्लाइमेट चेंज के जो हैं वो बन रहे हैं, उसकी चपेट में आ रहे हैं, अलग अलग तरह के तूफान आते हैं यहाँ पर, है ना, या फिर और कोई आपदा आती है, तो उससे किस तरह से निपटा जाए उसकी कंप्लीट योजना यहाँ पर बनाई जाती है। आपको बता दें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही ये जो CDRI है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में जो UN क्लाइमेट एक्शन समिट है उसके दौरान। अब तक इसमें 30 मेंबर्स हैं, जिनमें कि 23 नेशनल गवर्नमेंट्स हैं और 7 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा, मेडागास्कर के बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसकी कैपिटल है एंटानारिवो और करेंसी है मेलागेसी एरियरी। अच्छा, दो चीज़ें हैं, ये महत्वपूर्ण है, जो स्टेट PCS टाइप एग्जाम होते हैं उसमें पूछ ले जाते हैं या फिर SSC टाइप में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए अगर आप इसको कंट्री की तरह लेंगे, मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है जैसे इंडोनेशिया है, तो ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है या फिर वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है, तो वो है इंडोनेशिया और सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर। और यदि आप इसको एज अ आइलैंड लें, आइलैंड ऑफ मेडागास्कर लें, ठीक है, एक आइलैंड के रूप में लें, क्योंकि आइलैंड कई सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो कंट्रीज नहीं है, केवल आइलैंड हैं, ठीक है। अगर उस सीरीज में रखें तो ये 4th लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे विश्व में। तो अगर आप इसको आइलैंड कंट्री की लिस्ट में रखेंगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है, और अगर इसका केवल आप आइलैंड के रूप में लेंगे तो ये 4th लार्जेस्ट आइलैंड है विश्व में। तो ये फैक्ट मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा अपने नोट्स में। Who won Australian F1 Grand Prix 2022? ऑस्ट्रेलियन F1 Grand Prix 2022 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, चार्ल्स लेक्लर्क। जाने इनके बारे में। देखिए फरारी के लिए ड्राइव करते हैं F1 रेसिंग में और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2022 जीत लिया है। अच्छा, इस साल के अगर हम ग्रां प्री की बात करें कौन उसके विजेता रहे, तो अब तक 2 ही हुए हैं, 2 ग्रां प्री अब तक हुए हैं। एक तो है सऊदी अरेबियन ग्रां प्री 2022, इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, रेड बुल के लिए करते हैं ये। और दूसरा है बहरीन ग्रां प्री 2022 से इसके विजेता यही रहे जो जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीता, चार्ल्स लेक्लर्क। Made in India Dornier 228 aircraft undertook its first commercial aviation flight from Assam's Dibrugarh to Pasighat of which state? मेड इन इंडिया डॉर्नियर 228 विमान ने असम के डिब्रूगढ़ से किस राज्य के पासीघाट तक अपनी पहली वाणिज्यिक विमानन उड़ान भरी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, इन्होंने फर्स्ट फ्लाइट ऑफ मेड इन इंडिया, देखिए भारत में बने हुए HAL डॉर्नियर DO 228, इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है इसको हरी झंडी दिखाई है। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। और कहाँ से कहाँ तक ये इसने अपनी फ़्लाइट ली, तो फर्स्ट ऑपरेशनल फ़्लाइट जो है इसने आसाम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक की है।
Which bank has inked a 150 million US dollar partial guarantee pact with Asian Development Bank to support supply chain financing? किस बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंशिक गारंटी समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा एक्सिस बैंक। तो देखिए, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के लिए एक्सिस बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक पार्शियल गारंटी प्रोग्राम को साइन किया है और ये है आपका 150 मिलियन US डॉलर का, यानी कि 1139.85 करोड़ रुपए का ये एक एग्रीमेंट है। इसमें क्या होगा, जो एक्सिस बैंक है, देखिए जो पैंडेमिक के कारण जो इम्पैक्टेड सेक्टर हैं, खासकर कि MSME, तो उनको लोन प्रोवाइड कराएगा और उस लोन की जो गारंटी लेगा वो लेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। बाकी आपको जानना चाहिए एशियन डेवलपमेंट माफ़ कीजिए एक्सिस बैंक के बारे में। इसके CEO अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। हाल ही में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एक्सिस बैंक से संबंधित देखे थे, जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ टाई अप किया है। एक्सिस बैंक को IFR एशियाज एशियन बैंक ऑफ द ईयर एंड इंडिया बॉन्ड हाउस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक्सिस बैंक ने जो एजुकेटेड वुमेन हैं उनके लिए हाउस वर्क इज वर्क इस तरह का इनिशिएटिव लॉन्च किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने और IP ग्लोबल इन दोनों ने ही 150 मिलियन US डॉलर का लोन कमिट किया है। Which state has topped the नीति आयोग्स स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1? नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा गुजरात। जानेंगे इस बारे में। तो देखिए, नीति आयोग ने अपना स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स इसका राउंड 1 की जो रिपोर्ट है उसको रिलीज कर दिया है। और अगर हम लार्जर स्टेट्स कैटेगरी की बात करें, जो बड़े राज्य हैं, उसमें गुजरात पहली पोजीशन पर है। गुजरात का स्कोर है 50.1। केरल दूसरे पोजीशन पर है, पंजाब तीसरे नंबर पर है और लोवेस्ट स्कोर जिस राज्य का है इस लार्जर स्टेट्स कैटेगरी में वो है छत्तीसगढ़, 31.7 इसका स्कोर है। बात करें स्मॉल स्टेट्स की तो गोवा 51.4 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर बना है। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा है, तीसरे पर मणिपुर है। और अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो इसमें लोवेस्ट स्कोर अरुणाचल प्रदेश का है 27। अब बात करें अगर यूनियन टेरिटरीज की तो चंडीगढ़ 55.7 स्कोर के साथ टॉप पोजीशन पर है। उसके बाद फिर दिल्ली है, फिर दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली है और लक्षद्वीप यहाँ पर सबसे लोवेस्ट पोजीशन पर है 26.9 पॉइंट के साथ। आपको जानना चाहिए जो ये इंडेक्स जारी किया गया है राउंड 1, तो ये 6 पैरामीटर्स पर आधारित है। कौन कौन से हैं? डिस्कम्स परफॉर्मेंस, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, एनर्जी एफिशिएंसी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू इनिशिएटिव। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि कितने पैरामीटर्स पर ये आधारित रहा। कि हाल ही में नीति आयोग का जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स है ये गुजरात द्वारा टॉप किया गया है। बताइए कि ये जो इंडेक्स है ये कितने पैरामीटर्स पर आधारित रहा? तो सही आंसर होगा उस दशा में आंसर 6। तो यहाँ पर आप वही देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया एक तरह से चार्ट के रूप में। अब इस तरह के चार्ट जो है ना मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम पर जरूर हमें ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से सर्च कीजिए, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो क्या होता है ना, रिवीजन करने के लिए जो है आसानी से रिवाइज हो जाते हैं इस तरह के चार्ट जो होते हैं। तो देखिए, लार्जर स्टेट मैंने आपको बताया गुजरात, केरल, पंजाब, ये 3 है टॉप पर। स्मॉल स्टेट्स में भी बताया, यूनियन टेरिटरीज में भी बताया। ये बॉटम 3 परफॉर्मेंस हैं। अच्छा, इसमें आपको ये भी जानना चाहिए कि 3 कैटेगरी और डाली गई है। फ्रंट रनर्स यानी कि टॉप 1/3, अचीवर्स जो मिडिल 1/3 है और एस्पिरेंट्स जो लोवेस्ट 1/3 है। तो जिनका ये कंपोजिट SECI स्कोर 46 के बराबर है या फिर इससे ज़्यादा है वो फ्रंट रनर्स हैं। जिनका SECI स्कोर 36 से 46 के बीच में है ये अचीवर्स हैं। और जिनका स्कोर 36 के बराबर या इससे कम है वो आपके एस्पिरेंट्स कैटेगरी में रखे गए हैं, वो स्टेट्स। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 6 पैरामीटर हैं, ये डिस्कम्स परफॉर्मेंस से और न्यू इनिशिएटिव तक
तो इसमें किस किस राज्य ने हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया है और किसने लोवेस्ट, ये भी आप देख सकते हैं। जैसे डिस्कम्स परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर पंजाब ने जो है हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया है और लोवेस्ट इस पैरामीटर में अरुणाचल प्रदेश का रहा है। इसी तरह से बाकी दे सकते हैं। तो ये चार्ट मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। हु इज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2022? मार्च 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बाबर आजम। तो बाबर आजम का नाम आप सभी ने सुना होगा, पाकिस्तान के कैप्टन हैं। और आपको जानना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया की बैट्समैन है रेचल हाइनिस, ये दोनों ही जो है आईसीसी के मेंस एंड वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं मार्च 2020 के लिए। बाबर आजम आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और ऑस्ट्रेलिया की जो रेचल है ये विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। विच बैंक हैज लॉन्च्ड विकास श्री संपत 1111 स्कीम? किस बैंक ने विकास श्री संपत 1111 योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो देखिए जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के चेयरमैन है पी गोपी कृष्णा, इन्होंने कहा है कि हमने एक नई डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है विकास श्री संपत 1111। और ये इसलिए इसका नाम है, जो ये 1111 लिखा है, इसका मतलब है कि जो स्कीम है इसमें जो लोन दिए जाने का जो पीरियड है वो 1111 डेज का है। और जो जनरल पब्लिक है उसके लिए 5.70% का इंटरेस्ट रेट है और जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए 6.20% का इंटरेस्ट रेट है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द सीमा दर्शन टूरिज्म प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, गुजरात। तो देखिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने जो गुजरात का बनसकंथा डिस्ट्रिक्ट है, बनासकांठा जो डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर है यहीं पर एक एरिया है जिसका नाम है नालाबेट। तो यहाँ पर सीमा दर्शन टूरिज्म प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया है। जैसे आपने देखा होगा वाघा अटारी बॉर्डर जो है पंजाब में, तो यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, उधर से पाकिस्तान के जवान जो है करते हैं प्रोग्राम आयोजित, और इधर से भारत के जो अपने जवान हैं बीएसएफ के, वो जो है प्रोग्राम जो है आयोजित करते हैं। तो 1 से 1.5 घंटे तक वो चलता है। तो इसी तरह के प्रोग्राम यहाँ पर जो है लॉन्च किए जाएंगे ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो कई तरह के जो जैसे ये हथियार हैं, टैंक्स हैं, इनकी प्रदर्शनी की जाएगी। और ऊँट के जो ऊँट वगैरह के जो ऊँट अपने आप से जो जैसे ऊँट वगैरह डांस करते हैं ना, आपने देखे होंगे, वो प्रदर्शित किए जाएंगे। तो कई तरह का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा ताकि बॉर्डर जो है बॉर्डर पर टूरिज्म बढ़ सके। जैसे यहाँ पर बॉर्डर पे जो चौकी होती है वो किस तरह से ऑपरेट करती है, पूरे दिन में क्या क्या काम करती है, वो दिखाया जाएगा। तो इस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा यहाँ पर गुजरात में, ये आप देख भी सकते हैं। द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन द लेटेस्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव मार्क 3 स्क्वाड्रन इन? भारतीय तटरक्षक बल ने किस जगह में नवीनतम उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव मार्क 3 स्क्वाड्रन को चालू किया है, कमीशन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, भुवनेश्वर। तो देखिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा मिला है यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव मार्क 3 स्क्वाड्रन इसको कमीशन किया है। ALH का मतलब क्या है? एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। आपको जानना चाहिए जो ये ALH ध्रुव है ये ट्विन इंजन मल्टी रोल मल्टी मिशन न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर है, और इसको जो मैन्युफैक्चर किया गया है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया गया है। वर्ल्ड पार्किंसन डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो विश्व पार्किंसंस दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अप्रैल 11। तो 11 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है, और जो पार्किंसंस डिजीज है उससे जुड़ी जागरूकता को फैलाने के लिए।
तो ये जो है ना, जो पार्किंसन डिजीज़ है, ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। और इसके फीचर्स के बारे में सबसे पहले डॉक्टर जेम्स पार्किंसन ने बताया था। उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 अप्रैल को, और उसी उपलक्ष्य में ये वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए इस बार 2022 में जिसका थीम है, ये है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप वेयर इंडिया वॉन मेडन विमेंस डबल्स एंड मिक्स डबल्स टाइटल्ड हेल्ड एट विच प्लेस। विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप, जहां भारत ने पहली बार महिला युगल और मिश्रित युगल खिताब जीते, कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ग्लासगो। तो देखिए, वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई है, और यहाँ पर जो इंडिया की दीपिका पालिकल हैं, इन्होंने टीम अप किया है सौरभ घोषाल के साथ मिक्स टाइटल में, और जोशना चिरप्पा के साथ किया है विमेंस डबल टाइटल में। ठीक है, दीपिका पालिकल आप जानते होंगे, जो भारतीय क्रिकेटर हैं, दिनेश कार्तिक उनकी वाइफ हैं ये, और काफ़ी टॉप की प्लेयर है स्क्वैश की। तो देखिए, यहाँ पर जो मिक्स डबल्स टाइटल जीता है, ये दीपिका पालिकल ने सौरभ घोषाल के साथ मिलकर जीता है, और इसी के साथ इंडिया का फर्स्ट एवर वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। पहली बार जीती है ये वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, मार्क करके चलिएगा। और दूसरा है आपका विमेंस डबल टाइटल भी इन्होंने जीता है। तो पालिकल ने जोशना चिनप्पा के साथ मिलकर ये डबल्स विमेंस डबल्स टाइटल जीता है। वर्ल्ड चगास डिजीज डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। विश्व चगास रोग किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, अप्रैल 14। तो 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है चगास डिजीज डे। चगास डिजीज जो है, इसको साइलेंट या फिर साइलेंस्ड डिजीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जो हेल्थ एक्सेस है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्सेस है वो नहीं है, जहाँ तक इलाज वगैरह, और जो उनका रहन सहन काफ़ी नीचे स्तर का है। ठीक है, और तो उनको जो है इस तरह की डिजीज़ हो जाती है। चगास डिजीज डे ये सबसे पहले 2020 में ही मनाया गया था, तो लेटेस्ट है ना, इसका आयोजन लेटेस्ट जो है किया गया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी आपको जानना चाहिए, जो चगास डिजीज है, इसको अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है, और ये किसके कारण होता है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, और ये होता है प्रोटोजोआन पैरासाइट ट्राइपैनोसोमा क्रूजी के कारण। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंट्रीज आर्मी फॉर फेज 2 ट्रेनिंग ऑन चेतक हेलीकॉप्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर पर दूसरे चरण के प्रशिक्षण के लिए किस देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नाइजीरिया। तो देखिए, यहाँ पर फेज 2 शुरू किया गया है। जो चेतक हेलीकॉप्टर है उसके ट्रेनिंग दी जा रही है भारत द्वारा नाइजीरियन आर्मी को। तो यहाँ पर इसीलिए एक जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और नाइजीरियन आर्मी के बीच में। नाइजीरिया के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल अबूजा है और करेंसी है नाइजीरियन नायरा। ये जो नाइजीरिया की कैपिटल है ना, ये कई बार पूछी जाती है, याद रखिएगा, अबूजा। हिम प्रहरी स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। हिम प्रहरी योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्तराखंड। तो देखिए, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, ये हाल ही में हिम प्रहरी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जो होम मिनिस्टर अमित शाह उनसे मिले हैं, इसलिए जो स्कीम है ये चर्चा में रही। तो हिम प्रहरी स्कीम ये एक्स सर्विसमैन और जो युवा हैं उनसे संबंधित है, और इसका फोकस जो रहेगा, ये जो बॉर्डर जो स्टेट है, इस स्टेट से जो माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकने पर इस स्कीम का फोकस रहने वाला है। तो इस स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो प्रायोरिटी देगी वो इस चीज़ को देगी कि जो एक्स सर्विसमैन है वो स्टेट के जो बॉर्डर एरिया है उनको वहाँ पर सेटल किया जाए। हु वॉन द DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप। DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, रिया जाडोन। तो DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है।
13-year-old रिया जेडन ने। Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022 provides the inclusion of Darlong community as a sub-tribe of the Kuki tribe in the list of STs in which state? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 किस राज्य में एसटी की सूची में कुकी जनजाति की उप जनजाति के रूप में डार्लोंग समुदाय को शामिल करने का प्रावधान करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, त्रिपुरा। तो देखिए, जो हाल ही पार्लियामेंट का जो सेशन चला तो उसमें ये बिल भी पास किया गया। इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इस बिल ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 इसको अमेंड किया, यानी कि इसमें संशोधन किया है। अमेंड का मतलब क्या होता है, किसी नई चीज़ को इंसर्ट करना या फिर उसमें जो कोई प्रोविज़न है उसको हटा देना या फिर नया प्रोविज़न ऐड करना, उसको बोलते हैं संशोधन। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है जो ये कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 है। तो त्रिपुरा की शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित यहाँ पर संशोधन किया गया है। इसमें क्या किया है, देखिए, जो कुकी ट्राइब है ना, इसकी सब ट्राइब के रूप में दार्लोंग कम्युनिटी को इंक्लूड किया गया है। और इसी के तहत अब जो दार्लोंग कम्युनिटी है ये त्रिपुरा में एसटी की कैटेगरी में आती है, एसटी की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है इसको। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2022 इसको भी पास किया है। इसने जो है अमेंड किया है किसको, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 द एससी ऑर्डर को, और द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 एसटी ऑर्डर को। इन दोनों को ही इसने संशोधित किया है। आपको जानना चाहिए ये जो बिल है ये जो झारखंड में एसटीज में जो कम्युनिटीज़ आती हैं उनसे संबंधित है। तो देखिए, जो ये कम्युनिटी हैं देशवारी और गांजू और दौतलबंदी और पटबंदी, ठीक है, ये सभी जो कम्युनिटीज़ हैं तो इनको झारखंड में एसटी कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। और जो पहले एक जो एससी में एक कम्युनिटी आती थी बोगता कम्युनिटी, इसको यहाँ से ओमिट कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है एससी की लिस्ट से झारखंड में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, महत्वपूर्ण है वाला क्वेश्चन में, खास करके ये डार्लोंग कम्युनिटी से संबंधित। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टेडियम 974 इज़ अ फुटबॉल स्टेडियम लोकेटेड इन विच कंट्री? इसका हिंट दे देता हूँ, जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, तो उसमें जो मैचेस हैं वो इस स्टेडियम में भी खेले जाएंगे। और ये टेम्परेरी स्टेडियम बनाया गया है, जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसको जो है डिमोलिश कर दिया जाएगा या फिर डीकंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। हु बिकेम द फर्स्ट बैटर इन IPL हिस्ट्री टू बी रिटायर्ड आउट? April 14 is the birth anniversary of which Indian social reformer? बारबरा फॉरेस्ट, जो कि एशिया का लार्जेस्ट टीक एंड साल फॉरेस्ट है, ये किस स्टेट पे है? इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस NIMHANS लोकेटेड? तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करें, 5 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताया करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो बैट्समैन के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।